हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट एलएलबी का जो है हमारा आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आशा करता हूँ आपके सभी पेपर्स अच्छे गए होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। डिस्कस द मीनिंग एंड फील्ड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट नाउ डेज। यहाँ पर मीनिंग एंड फील्ड ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हम देख लेते हैं क्या होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कुछ भी आ जाए, दोनों एक ही बात होगी। रेफर्स टू अ रेंज ऑफ प्रोसेसेस दैट सर्व एज अल्टरनेटिव्स टू ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट में यहाँ पर केसेस आते थे, वहाँ पर हमारा जो भी मुकदमा है वो जिस तरीके से केस फाइल होता है, लिटिगेशन की जाती है, उसका एक ऑल्टरनेट सोर्स हमने ढूंढा है जिससे आपका किसी तरीके का डिस्प्यूट है अगर, तो उसमें किसी रिजोल्यूशन की ज़रूरत है, वो किसी अदर मेथड से दो पार्टीज़ के बीच की जा सके। द प्राइमरी एम ऑफ ADR is to offer parties involved in a dispute more efficient, cost effective and flexible means of reaching an agreement or settlement। यानी कि इसका मेन एम था कि जो भी पार्टीज़ डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं उनको एक एफिशिएंट, कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल कुछ एक मीन्स ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट या फिर सेटलमेंट कोई दे सके, ये उसका मेन एम था। द मेन टाइप्स ऑफ ADR इंक्लूड, पहला टाइप है हमारा मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होता है अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, द मीडिएटर, जिसको हम एक मैसेंजर या बिचौलिया भी कह सकते हैं। हेल्प्स द डिस्प्यूटिंग पार्टीज कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट टू रीच अ वॉलंटरी सेटलमेंट। यानी कि दोनों की इच्छा हो ऐसे किसी सेटलमेंट के बीच एक नेगोशिएशन का एक जो प्रोसेस है वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ के बीच में, उसको कहते हैं मीडिएशन। द मीडिएटर डज नॉट इम्पोज अ डिसीजन बट फैसिलिटेट्स डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि मीडिएटर का ये काम नहीं है कि वो कोई डिसीजन आपको देगा, उसका काम सिर्फ इतना रहता है कि वो दोनों पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन पूरी अच्छे से फैसिलिटेट कर सके। सेकंड है हमारा टाइप आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब आप समझेंगे तो इसमें भी एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। द आर्बिट्रेटर लिसन्स टू बोथ साइड्स एंड देन मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन। अब ये मीडिएशन में ये थर्ड पार्टी डिसीजन नहीं बनाती थी, आर्बिट्रेशन में यही थर्ड पार्टी डिसीजन बनाती है। बस यही इनका एक नॉर्मल सा यहाँ पर हमारा डिफरेंस निकल कर आया है। इट इज़ लेस फॉर्मल देन कोर्ट प्रोसीडिंग्स बट कैन बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट है हमारा नेगोशिएशन। दिस इज़ अ डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट वेयर दे ट्राई टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टीज़। इसमें किसी तरह की थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दोनों पार्टीज़ आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं अपने मैटर को, जिससे कि वो किसी एग्रीमेंट के सॉल्यूशन पे आ सकें। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कंसीलिएशन। Similar to mediation, but the conciliator may take a more active role in suggesting solutions and may meet with the parties separately। यहाँ पे मीडिएशन की तरह ही कंसीलिएशन होता है, बस उसमें थोड़ा सा रोल थर्ड पार्टी का बढ़ जाता है क्योंकि वो एक डिसीजन लेने में और ज़्यादा हेल्प करता है और दोनों पार्टीज़ को वो सेपरेटली जाके मिलता भी है। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर जो कि टाइप है मिनी ट्रायल्स का। These are structured settlement processes where each side presents a summarized version of their case before a panel, which can include senior management from both sides and a neutral advisor। ये कुछ तरीके की एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स की का ही एक मिनी ट्रायल वर्जन कह दिया है यहाँ पे, जहाँ पर दोनों पक्ष अपने अपने जो है केस को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक न्यूट्रल एडवाइज़र भी प्रेजेंट रहता है और कुछ सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एक पैनल के सामने। सिक्स्थ और लास्ट यहाँ पर टाइप है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन। अ न्यूट्रल इवैल्यूएटर assesses the merits of the case early in the dispute and provides a non-binding assessment
विच कैन हेल्प इन नेगोशिएशन। यहाँ पर भी एक इवेल्यूएटर है, वो मेरिट्स केस के सारे अपने एनालाइज करके एक नॉन बाइंडिंग यहाँ पर असेसमेंट देता है, जो कि नेगोशिएशन में आपको हेल्प करेगा दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ के। इम्पॉर्टेंस ऑफ एडीआर नाउअडेज क्या है? पहला तो कॉस्ट एफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसमें कोर्ट फीस भी इंक्लूड होती है, अटॉर्नी फीस यानी कि आप वकील को कोई फ़ीस देते हैं वो भी इंक्लूडेड है, एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। और वहीं पे एडीआर प्रोसेसेस आर जनरली लेस कॉस्टली, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू अ ब्रॉडर रेंज ऑफ पीपल। सेकंड, टाइम सेविंग। ये कोर्ट केसेस कैन टेक ईयर्स टू रिजॉल्व, leading to prolonged uncertainty and stress for the parties involved, while ADR can often resolve disputes in a fraction of the time. Third यहाँ पर point है flexibility and control. ADR allows the parties more control over the process and the outcome. They can choose the most suitable method of dispute resolution, the arbitrator or mediator, and even the rules governing the process. यहाँ पर पूरी का पूरा प्रोसेस ही इतना फ्लेक्सिबल है कि दोनों पार्टीज़ और मीडिएटर के जो भी उनको कंफर्ट लगे जिस भी मीन्स में, वो अपने प्रोसेस को उस तरीके से ढाल सकते हैं एडीआर में। फोर्थ पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी का, यानी कि एडीआर प्रोसेसेस आर यूजुअली प्राइवेट वेयर एज कोर्ट केसेस आर पब्लिक। दिस कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी क्रूशियल फॉर पार्टीज लुकिंग टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और मेंटेन अ पब्लिक इमेज। फिफ्थ पॉइंट है preservation of relationships. Because ADR focuses on collaboration and communication, it can be less adversarial than litigation. This is particularly important in disputes involving ongoing relationships such as business partners, family members और neighbors. यानी कि यहाँ पर जो रिश्ते हैं उनको भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है, उनकी महत्वता यहाँ पर कम नहीं होती है। सिक्स्थ पॉइंट है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस। ADR allows for more creative and tailored solutions that a court may not be able to provide, because parties can agree on outcomes that are specifically suited to their unique circumstances. हर पार्टी की अपनी अपनी कुछ यूनिक सर्कमस्टांसेस होती हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पर कस्टमाइज सॉल्यूशंस ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में संभव है। और वहीं कोर्ट ट्रेडिशनल सिस्टम जो भी हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट का यहाँ पे सिस्टम है उसमें इतनी ज़्यादा यूनिक सर्कमस्टांसेस को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, और वहाँ पर कस्टमाइज सॉल्यूशन भी इतने ज़्यादा नहीं दिए जा सकते हैं। सेवंथ और लास्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंस है रिड्यूस्ड कोर्ट बर्डन। बाय रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट system, ADR helps reduce the backlog of cases in the courts, allowing the judicial system to function more efficiently. यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस भी देख ली ADR की, अब करंट ट्रेंड एंड इम्पोर्टेंस और देख लेते हैं। इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ ADR इज मैग्नीफाइड बाय सेवरल ट्रेंड्स। पहला यहाँ पे ग्लोबल बिजनेसेस हैं। विद द राइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ADR provides a universally accepted method of resolving disputes without the complications of navigating multiple legal systems. Second है technological advancements. Online dispute resolution is an emerging field within ADR, leveraging technology to resolve disputes efficiently over digital platform, which is increasingly relevant in the digital age. Third है workplace disputes. As workplaces become more diverse and dynamic, ADR offers effective means to resolve conflicts without disrupting organizational harmony. और last point है consumer disputes. ADR mechanisms are increasingly used in consumer disputes, providing faster and cheaper resolutions methods for issues such as defective products or services. यहाँ पर conclusion में हम लिखेंगे The field of alternate dispute resolution is crucial in providing effective, efficient, and flexible alternatives to traditional litigation. Its importance in modern society cannot be overstated, offering significant benefits such as cost savings, time efficiency, confidentiality, and the preservation of relationships. As global businesses and technological advancements continue to evolve,
The role of ADR in facilitating fair and timely dispute resolution will only continue to grow. With this, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है. बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट आर द salient features of Arbitration and Conciliation Act 1996. The Arbitration and Conciliation Act 1996 is a key piece of legislation in India that governs arbitration and conciliation processes. It was enacted to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration, and enforcement of foreign arbitral awards, as well as to define the law relating to conciliation. Here are the salient features of the act. यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का मतलब ये बनाया किस लिए गया था? एक लेजिस्लेशन में ही, यानी कि लॉ बनाने के ही इंडिया में कुछ आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन प्रोसेसेस को गवर्न करने के लिए बनाया गया था, जिसमें हमारे लॉज को थोड़ा अमेंड किया जा सके, जो कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के जो भी लॉज थे, या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लॉज, या एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स. ये कुछ और एक काम और था कि इनका एक काम डिफाइन करने का भी था, लॉ रिलेटिंग टू कंसिलिएशन. अब यहाँ पर सेलिएंट फीचर्स हम कुछ पढ़ लेते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के. पहला फीचर है स्कोप एंड एप्लीकेशन. द एक्ट अप्लाइज टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. It encompasses provisions for the enforcement of foreign arbitral awards in line with the New York Convention and the Geneva Convention. Second है यहाँ पर arbitration agreement. The act defines an arbitration agreement as an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. The arbitration agreement must be in writing. Third point है composition of arbitral tribunal. Parties are free to determine the number of arbitrators, provided it is not an even number. The parties can appoint arbitrators mutually or can follow a prescribed method of appointment. Fourth है यहाँ पर jurisdiction of arbitral tribunal. The tribunal has the authority to rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. It can decide on matters referred to it, even if a part of the arbitration agreement is found invalid, provided such decisions are severable. Fifth point है हमारा conduct of arbitral proceedings. Parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings. In the absence of such agreement, the arbitral tribunal may conduct the proceedings in the manner it considers appropriate. Sixth है interim measures. The tribunal can order interim measures of protection as it deems necessary. Courts also have the power to grant interim relief before or during arbitral proceedings or even after the award has been made but before it is enforced. Seventh point है arbitral award. The arbitral award must be made in writing and signed by the members of the tribunal. It is binding on the parties and can be enforced like a decree of the court. The award must state the reasons upon which it is based unless the parties have agreed otherwise. Eighth point है recourse against arbitral award. An application for setting aside the arbitral award can be made to the court on specific grounds such as incapacity of a party, invalid arbitration agreement, lack of proper notice, or if the award deals with a dispute not completed by or not falling within the terms of submission to arbitration. The Act imposes a time limit within which such an application must be made. Ninth point है यहाँ पर conciliation. The Act provides a detailed mechanism for conciliation, which is a non-binding voluntary process in which a conciliator assists the parties to reach an amicable settlement of their dispute. The conciliator can conduct the proceedings in a manner he considers appropriate, taking into account the circumstances of the case and the wishes of the parties. The settlement and agreement reached through conciliation has the same status and effect as an arbitral award on agreed terms. 10th point है enforcement of foreign awards. The Act
incorporates the provisions for the New York Convention and the Geneva Convention for the enforcement of foreign awards. It outlines the conditions under which a foreign award can be recognized and enforced in India. 8th है cost and expensive. 11th point है हमारा, sorry, cost and expensive. The act provides for the tribunal to fix the cost of the arbitration. It includes the fees and the expenses of the arbitrators, the administrative fees of the institution supervising the arbitration, and any other expenses incurred in connection with the arbitral proceedings. यहाँ पर importance and impact क्या है? यहाँ पर पहला है point efficiency and speed. The act aims to provide a speedy resolution of dispute which is crucial in commercial transactions. Second है यहाँ पर reduced judicial intervention. It limits the scope for judicial interference, promoting a more streamlined process. Third है यहाँ पर flexibility and autonomy. Parties have significant autonomy to decide on procedural aspects and arbitrator selection. Fourth point है international standards. Aligning with the international conventions help in recognizing and enforcing foreign awards, making India an arbitration-friendly jurisdiction. यहाँ पर conclusion है, overall the Arbitration and Conciliation Act 1996 plays a vital role in development of a robust and effective dispute resolution mechanism in India, promoting confidence in arbitration as an alternative to litigation. ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसके सारे पॉइंट्स ना भी याद हो, एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट यहाँ पे याद करके आप जाना। यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है व्हाट प्रोविजंस एग्जिस्ट इन द एक्ट फॉर मेकिंग एनी करेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ एन अवार्ड। जस्ट अ सेकेंड। The Arbitration and Conciliation Act 1996 includes specific provisions for the correction, interpretation, and amendment of an arbitral award. These provisions ensure that any other ambiguities or omissions in the award can be addressed promptly and appropriately. Provisions for correction, interpretation, and amendment of an award. पहला यहाँ पर point है correction of an award, section 33(1). Under section 33(1), the arbitral tribunal is empowered to correct any errors in the arbitral award. These errors are typically clerical, typographical, or communicational mistakes. The key points are application by a party. पहला point है a party may request the tribunal to correct any errors within 30 days of receiving the award unless another period has been agreed upon by the parties. Second है tribunal's initiative. The tribunal can also make such corrections on its own initiative within 30 days of the date of the award. Third है notification. The tribunal must notify the other party of any request for correction. Second यहाँ पर point निकल के आया interpretation of an award, section 33(2). Section 33(2) provides for the interpretation of specific parts of the arbitral award. This provision is used when the award is ambiguous or unclear in certain aspects. इस प्रोसेस में इंक्लूड होता है एप्लीकेशन बाय अ पार्टी, जिसमें एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड करने की इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अवार्ड विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द अवार्ड अनलेस द अनदर पार्टी हैज़ बीन एग्रीड अपॉन बाय द another period has been agreed upon by the parties. Second है tribunal's decision. If the tribunal considers the request justified, it provides interpretation within 30 days of receiving the request. Third point है binding nature. The interpretation forms parts of the original award and is binding on the parties. Third point यहाँ पर आता है making an additional award, section 33(4). Section 33(4) allows the arbitral tribunal to make an additional award if it has omitted to decide any issue that was presented during the arbitral proceedings. इस में भी यही तीनों स्टेप्स आते हैं कि एप्लीकेशन बाय पार्टी, ट्रिब्यूनल्स डिसीजन और नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, पार्टी रिक्वेस्ट करेगी ट्रिब्यूनल को मेक एडिशनल अवार्ड ऑन क्लेम्स प्रेजेंटेड इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स बट ओमिटेड फ्रॉम द अवार्ड विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द अवार्ड। फिर ट्रिब्यूनल डिसीजन होगा इसके बाद। इफ़ द ट्रिब्यूनल कंसीडर द रिक्वेस्ट जस्टिफाइड इट मेक्स द एडिशनल अवार्ड विद इन 60 डेज। फिर नोटिफिकेशन है दैट द ट्रिब्यूनल मस्ट नोटिफाई द अदर पार्टीज ऑफ एनी रिक्वेस्ट फॉर एन एडिशनल अवार्ड। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर टाइम लिमिट्स
and extensions 33 section 33 section 33 deals with the time limits for corrections and interpretation. It provides that the tribunal may extend the period within which it must make a correction, interpretation or additional award if necessary. Fifth है penalty and finality and notification. Finality का मतलब होता है कि decision once corrected, interpreted or supplemented, the award is final and binding. Notification, the arbitral tribunal must notify the parties of any correction, interpretation or additional award it makes. Importance and impact यहाँ पर क्या आया है? These provisions ensure that the accuracy and clarity of the arbitral award, providing mechanism for correcting errors. पहला point है ensuring that any clerical, typographical or communicational mistakes do not affect the implementation of the award. Second है clarifying ambiguities, allowing parties to seek clarifications on the ambiguous aspects of the award, thereby preventing potential disputes over its interpretation. Third है addressing omissions, ensuring that all issues presented during the arbitral proceedings are decided upon, avoiding the need for further litigation on omitted matters. यहाँ पर हम conclusion या फिर summary में लिख सकते हैं The provisions for correction, interpretation and amendment of an arbitral award under the Arbitration and Conciliation Act 1996 are designed to enhance the effectiveness and reliability of the arbitration process. These mechanisms ensure that any errors or ambiguities in the award can be addressed promptly, maintaining the integrity of the arbitration process and providing finality to the dispute resolution. By allowing parties to request corrections, interpretations and additional awards, the Act ensures that the arbitral process is comprehensive, accurate and fair. With this, our third question also gets completed. Let's move to the next question, which is what do you mean by Lok Adalat? The settlement made by Lok Adalat is one of the effective alternative dispute resolution. Comment. लोक अदालत का क्वेश्चन 110% कल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना. लोक अदालत का मीनिंग और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं. मीनिंग क्या होता है? लोक अदालत ट्रांसलेटेड एज पीपल्स कोर्ट, इसको पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है, इज़ एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन इंडिया वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड amicably and informally by a panel of judges including judicial officers and social workers. It is an innovative approach aimed at reducing the burden on the judiciary and the providing accessible, speedy and inexpensive justice. की फीचर्स ऑफ लोक अदालत यहाँ पे देख लेते हैं. वॉलंटरी पहला है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन. Parties voluntarily agree to participate in Lok Adalat and are free to withdraw at any stage if they feel dissatisfied. किसी तरह का दबाव नहीं होता पार्टीज़ के ऊपर यहाँ पर इन्वॉल्व होने के लिए, और किसी भी टाइम उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो लोक अदालत से विड्रॉ कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है इनफॉर्मल प्रोसीजर्स. द प्रोसीजर्स इन लोक अदालत आर फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल विदाउट द स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू प्रोसीजरल लॉज एंड द टेक्निकलिटीज़ ऑफ एविडेंस. यहाँ पर इनफॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं लोक अदालत में, क्योंकि यहाँ पर जो पैनल है उसमें इतनी ज़्यादा किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी फॉर्मेलिटीज़ की. कि सामने कोई जज बैठे हैं तो वो बिल्कुल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, वो सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं उस पैनल में, वो जुडिशल ऑफिसर्स भी होते हैं, बट वो इतना ज़्यादा लॉ बाइंडिंग उसमें फॉर्मेलिटी को आपके ऊपर पार्टीज़ के ऊपर नहीं डालते हैं कि किस तरह के कपड़े या कुछ यूनिफॉर्म हो या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लिटिगेशन. थर्ड पॉइंट है बाइंडिंग डिसीजन. द सेटलमेंट रीच्ड इन लोक अदालत इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़ एंड इट इज़ एनफोर्सिएबल एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट. नो अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोक अदालत. फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट. लोक अदालत सर्विसेज आर फ्री ऑफ चार्ज, प्रोवाइडिंग अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स. फिफ्थ पॉइंट है डाइवर्स जुरिस्डिक्शन. लोक अदालत्स कैन हैंडल अ वाइड रेंज ऑफ केसेस इंक्लूडिंग सिविल डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल इश्यूज, लैंड डिस्प्यूट्स एंड इवन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस. इफ़ेक्टिवनेस यहाँ पर मैं इफ़ेक्टिवनेस बताने से पहले आपको की फीचर्स इसके खाली हेडिंग एक बार फिर से बता देता हूँ. पहला है वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन, सेकंड है इनफॉर्मल प्रोसीजर्स,
थर्ड है बाइंडिंग डिसीजंस, फोर्थ है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फिफ्थ है डाइवर्स जुरिस्डिक्शन। ये हमारे की फीचर्स ऑफ लोक अदालत हैं। अब इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर बढ़ते हैं। एज एन ADR मैकेनिज्म ऑफ लोक अदालत, पहला है स्पीडी रिजोल्यूशन, यानी कि आपके लोक अदालत जो है एक प्लेटफॉर्म है क्विक रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स का। सिंस द प्रोसीजर्स आर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, केसेस आर सेटल्ड फास्टर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्ट्स। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बैकलॉग ऑफ केसेस इन द जुडिशियल सिस्टम। सेकेंड है इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, यानी कि लिटिगेशन कैन बी एक्सपेंसिव, ऑफन इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल लीगल फीस एंड कोर्ट कॉस्ट्स। लोक अदालत डू नॉट चार्ज एनी फीस, मेकिंग जस्टिस एक्सेसिबल टू ऑल, स्पेशली दोज हु कैन नॉट अफोर्ड ट्रेडिशनल लिटिगेशन। थर्ड पॉइंट है एक्सेस टू जस्टिस। लोक अदालत्स ensures that justice is accessible to the marginalized and economically weaker sections of society. They often operate in rural and remote areas, bringing the justice system closer to people who might otherwise find it difficult to access. फोर्थ है यहाँ पर म्यूचुअल सेटलमेंट। द फोकस ऑफ लोक अदालत is on mutual settlement through dialogue and negotiation, promoting harmony and preserving relationships between parties. This is particularly beneficial in family disputes, community issues and business conflicts where maintaining relationships is important. फिफ्थ है फाइनलिटी एंड बाइंडिंग नेचर, यानी कि यहाँ पर जो भी फैसला हो गया वो फाइनल है और आपके ऊपर बाइंडिंग है दोनों पार्टीज़ के ऊपर। सिक्स्थ पॉइंट है रिडक्शन इन कोर्ट बर्डन, इसको आप समझ गए होंगे। सेवन्थ पॉइंट है लीगल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 प्रोवाइड्स स्टैट्यूटरी backing to lok adalats, ensuring that they operate within a legal framework and their decisions are recognized and enforceable. कंक्लूजन यहाँ पर हम देखने से पहले एक बार फिर से इसके पॉइंट्स को मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसके इफ़ेक्टिवनेस में आपको क्या लिखना है। पहला है स्पीडी रिजोल्यूशन, सेकंड कॉस्ट इफेक्टिव, थर्ड है एक्सेस टू जस्टिस, फोर्थ म्यूचुअल सेटलमेंट, फिफ्थ फाइनलिटी एंड बाइंडिंग नेचर, सिक्स्थ रिडक्शन इन कोर्ट बर्डन, सेवन्थ है लीगल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। इसमें जो एक्ट यहाँ पर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को मेंशन कर देना। कंक्लूजन यहाँ पर हम देखते हैं, लोक अदालत प्ले अ crucial role in the Indian justice system as an effective alternate dispute resolution and mechanism. They offer a combination of speed, cost effectiveness, accessibility and amicable settlement, making them a valuable tool in reducing the burden on the judiciary and providing swift and equitable justice. The focus on mutual agreement and preserving relationships further enhances their effectiveness, making lok adalats a popular choice for resolving a wide range of disputes. With this our fourth question also gets completed. यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म्स मैंने लिखी हैं, इनके ऊपर भी अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। पहला है डोमेस्टिक अवार्ड। क्या होता है डोमेस्टिक अवार्ड? Domestic awards refers to an arbitral award that is made in an arbitration proceeding conducted within a country under its national arbitration law and involving parties who are based in that country. In India, a domestic award is governed by Part 1 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. It is legally binding and enforceable in the same manner as a court decree. The key features of a domestic award include आर्बिट्रेशन, पहला है आर्बिट्रेशन लोकेशन, ये जो कि कंडक्टेड विद इन द कंट्री होता है। सेकंड है पार्टीज़, इन्वॉल्व्स पार्टीज़ दैट आर रेजिडेंट्स और एंटिटीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री। थर्ड है लीगल फ्रेमवर्क, गवर्नड बाय द नेशनल आर्बिट्रेशन लॉज। फोर्थ है एनफोर्समेंट, एनफोर्सेबल विद इन द कंट्री एज अ कोर्ट डिक्री। फिर है व्हाट इज़ फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन इज़ अ स्ट्रीमलाइंड arbitration process designed to resolve disputes quickly and efficiently. This method is characterized by simplified procedures, reduced timeline, and limited hearings. The Arbitration and Conciliation Act 1996 under Section 29B provides for fast-track arbitration with the following key features. पहला है agreement, both parties जो हैं agree करें to fast-track arbitration. Arbitral tribunal, arbitration tribunal होनी चाहिए एक. टाइम लाइन्स होनी चाहिए, यानी कि विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूटेड। फोर्थ है प्रोसीजर्स, लिमिटेड ओरल हियरिंग्स एंड रिलायंस ऑन रिटर्न सबमिशंस। फिफ्थ है यहाँ पे एफिशिएंसी, एम्ड एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड स्पीडिंग अप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फिर एक और टर्म आती है व्हाट इज़ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन।
International commercial arbitration involves arbitration proceedings where at least one of the parties is based outside the country where the arbitration is conducted. It is governed by Part 2 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, which aligns with the international conventions like the New York Convention. की एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, पार्टीज़ हैं, इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन फॉरेन पार्टी यहाँ पे होती है, आर्बिट्रेशन लोकेशन होती है, कैन बी कंडक्टेड इन एनी कंट्री ऑफन इन अ न्यूट्रल वेन्यूज़। यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क है गवर्न बाय इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉज एंड कन्वेंशंस। फोर्थ है एनफोर्समेंट, अवार्ड्स आर एनफोर्सेबल इन मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज़। फिफ्थ है न्यूट्रलिटी, ऑफन प्रेफर्ड फॉर न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। फिफ्थ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हु इज़ अ कंसिलिएटर। A conciliator is a neutral third party who assists disputing parties in reaching a mutually acceptable settlement through the process of conciliation. Unlike an arbitrator, a conciliator does not issue a binding decision but facilitates negotiation and communication between the parties. जो आर्बिट्रेटर है वो बाइंडिंग डिसीजन दे देता है दोनों पार्टीज़ पे, लेकिन कंसिलिएटर खाली उनकी बात करवाता है और कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं देता दोनों को। इनका रोल होता है फैसिलिटेट डायलॉग एंड नेगोशिएशन। प्रोसेस है इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, फोकसिंग ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट। आउटकम है सेटलमेंट एग्रीमेंट हैज़ द सेम स्टेटस एज एन आर्बिट्रल अवार्ड। फिर इम्पार्शियलिटी भी होती है कि मस्ट बी न्यूट्रल एंड अनबायस्ड। एक्सपर्टीज़ होती है यहाँ पर, ऑफन हैज़ एक्सपर्टीज़ रेलिवेंट टू द डिस्प्यूट। फिफ्थ यहाँ पे क्वेश्चन एक आया शॉर्ट नोट, नेसेसरी रिक्विजिट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, यानी कि एक आर्बिट्रेटर बनने के लिए क्या क्या यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें पहला आता है एग्रीमेंट बाय द पार्टीज़ कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री करें। फिर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो है स्पेसिफिकली मेंशन किए जाएं एग्रीमेंट में। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द डिफ़ॉल्ट इज़ अ सोल आर्बिट्रेटर, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एक ही आर्बिट्रेटर होगा। थर्ड है क्वालिफिकेशंस, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर एक्सपर्टीज़ की रेलिवेंट होनी चाहिए डिस्प्यूट के, और द पार्टीज़ कैन स्पेसिफाई क्वालिफिकेशंस इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पहले बनवाना पड़ेगा दोनों पार्टीज से म्यूचुअली एग्री करवा कर। फोर्थ है इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि आर्बिट्रेटर्स मस्ट बी इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। एनी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी डिस्क्लोज प्रायर टू अपॉइंटमेंट। फिफ्थ है लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि द अपॉइंटमेंट प्रोसेस मस्ट कंप्लाई विद द रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एंड एनी एप्लीकेबल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन रूल्स। सिक्स्थ है टाइम फ्रेम, the appointment should be made within the time frame stipulated in the arbitration agreement or if it not specified within a reasonable time to avoid delays in the arbitration process। ये कुछ requirements थी जो कि ensure करती हैं arbitrator is competent, impartial and capable of conducting a fair and effective arbitration process। with this ये हमारे कुछ questions भी complete हो गए। अभी short note यहाँ पे और देखेंगे कुछ चीज़ों के ऊपर, उससे पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए यहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज़ अ पर्सन who has the authority to act on behalf of another person or entity in legal matters, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लीगल मैटर में है इन्वॉल्व, उसके बिहाफ पर एक और ऐसी पार्टी है जिसको यहाँ पर अथॉरिटी मिली है, जो कंपीटिंग पार्टी है उसके बिहाफ पर वो एक्ट कर सके। दिस कैन इंक्लूड एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग डिसीजंस एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इन लीगल प्रोसीडिंग्स। यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है? एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, मेकिंग डिसीजंस, कोई डिसीजंस लेने हो, एंड रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इन लीगल प्रोसीडिंग। की पॉइंट्स अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। की पॉइंट्स क्या हैं? टाइप्स। पहला टाइप आता है यहाँ पे, दे कैन इंक्लूड एग्जीक्यूटर्स ऑफ विल्स, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इस्टेट्स, गार्जियंस फॉर माइनर्स और इनकैपिसिटेटेड पर्सन, अटॉर्नीज इन फैक्ट एंड लीगल गार्जियंस। रोल यहाँ पर है, दे परफॉर्म एक्शंस दैट आर रिप्रेजेंटेड पार्टी कुड लीगली डू देमसेल्फ विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी। ये इनका रोल है यहाँ पर। और अपॉइंटमेंट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर अपॉइंटेड थ्रू लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज पावर ऑफ अटॉर्नी, कोर्ट ऑर्डर्स और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ।
एग्जाम्पल इन द केस ऑफ गार्जियनशिप। अब एक शॉर्ट नोट यहाँ पर ADR सिस्टम यानी कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम के ऊपर अगर लिखने को आ गया तो क्या लिखेंगे? द नेचर ऑफ द alternative dispute resolution system is characterized by the methods that provide alternatives to traditional court litigation for resolving disputes। की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर जो इंक्लूड करते हैं। पहला है वॉलंटरी यानी कि पार्टिसिपेशन इज ऑफन वॉलंटरी अलोइंग पार्टीज टू चूज ADR मेथड्स लाइक मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। सेकंड है इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। ADR प्रोसेसेस आर लेस फॉर्मल and more flexible compared to court proceedings tailored to the needs of the parties involved। थर्ड पॉइंट कॉन्फिडेंशियल यानी कि प्राइवेट इंश्योरिंग प्रोसीडिंग्स जो है वो प्राइवेट होती हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करती हैं फॉर द पार्टीज़। फिर एक पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव, फिर स्पीडी रेजोल्यूशन, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप्स यानी कि बाय प्रमोटिंग कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस यानी कि दोनों पार्टीज आपस में कोऑपरेट करती रहें, ऐसा एक सोल्यूशन निकल के आया है। ADR हेल्प्स इन मेंटेनिंग और इवन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्टीज। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने पाए। क्या होता है एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज? इट रेफर्स टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सेस लीगल असिस्टेंस यानी कि लीगल यहाँ पे इंडिविजुअल्स को कुछ लीगल असिस्टेंस चाहिए, उस राइट को कहते हैं एंटाइटलमेंट टू लीगल सर्विसेज, टिपिकली प्रोवाइडेड बाय लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। की पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करते हैं एलिजिबिलिटी, जनरली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया सच एस इनकम लेवल, डिसेबिलिटी, माइनॉरिटी स्टेटस एंड अदर सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटीज़ हैं। फिर है सर्विसेज प्रोवाइडेड में इंक्लूड लीगल एडवाइस, रिप्रेजेंटेशन कोर्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड मीडिएशन सर्विसेज। थर्ड है यहाँ पे लेजिस्लेशन। इन इंडिया द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 गवर्न्स द प्रोविजंस ऑफ द लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल इंडिविजुअल्स ensuring access to justice for marginalized and economically weaker sections of society। एक और पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशंस। लीगल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एंटिटीज़ लाइक द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, पब्लिक डिफेंडर्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आया है ज्यूरिसडिक्शन का। व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? ज्यूरिसडिक्शन रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट और अदर लीगल बॉडी टू हियर एंड डिसाइड अ केस। ये एक लीगल अथॉरिटी है या तो कोर्ट की या किसी अदर लीगल बॉडी की, जो की है एक केस को सुनने की अथॉरिटी है और कोई कुछ अपना डिसीजन देने की। इसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। की एस्पेक्ट्स इसके ज्यूरिसडिक्शन के क्या होते हैं? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पहला है, द जियोग्राफिकल एरिया विद इन विच अ कोर्ट हैज़ अथॉरिटी, पहली तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन यानी कि द टाइप्स ऑफ केसेस अ कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू हियर, एग्जांपल क्रिमिनल, सिविल या फिर फैमिली लॉ। थर्ड है पर्सनल ज्यूरिसडिक्शन, द कोर्ट्स अथॉरिटी ओवर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द केस। फोर्थ है एक्सक्लूसिव वर्सेस कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन यानी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन मीन्स ओनली वन कोर्ट कैन हियर द केस while concurrent jurisdiction means multiple courts can hear the case। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, फॉरेन अवार्ड का मतलब क्या होता है? अ फॉरेन अवार्ड रेफर्स टू एन आर्बिट्रल अवार्ड मेड इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आउटसाइड द कंट्री वेयर एनफोर्समेंट इज सॉट। की प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ हैं इसके। गवर्नड बाई इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 और जेनीवा कन्वेंशन 1927। सेकेंड है कि एस्पेक्ट यहाँ पे एनफोर्समेंट, गवर्नड बाई पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इन इंडिया। इट आउटलाइंस द कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स फॉर एनफोर्सिंग फॉरेन अवार्ड्स। थर्ड है रिकॉग्निशन, फॉरेन अवार्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड इन मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस कन्वेंशंस प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर मेट सच एज प्रॉपर नोटिफिकेशन टू पार्टीज एंड द अवार्ड नॉट वायलेटिंग पब्लिक पॉलिसी। एक और क्वेश्चन आ सकता है, जेनीवा कन्वेंशन क्या था? The Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Award 1927 is an international treaty that aimed to facilitate the recognition and enforcement of foreign arbitral awards। यानी कि एक रिकॉग्निशन और एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स के लिए एक ट्रीटी हुई थी इंटरनेशनली 1927 में, एग्जीक्यूशन कराने के लिए फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स की। इसका की एस्पेक्ट्स हैं
प्रेडिसर्स टू द न्यूयॉर्क कन्वेंशन, यानी कि इट वाज द फाउंडेशन फॉर द लेटर एंड मोर वाइडली अडॉप्टेड न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑफ 1958, यानी कि 1958 का एक न्यूयॉर्क कन्वेंशन हुआ था, उसको वाइडली एक्सेप्ट इससे ज़्यादा किया गया था, उसका ही ये प्रेडिसर है, यानी कि उसका ही पूर्वज एक कन्वेंशन है ये। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या है? द जेनीवा कन्वेंशन रिक्वायर्ड डबल एग्जीक्यूटर, मीनिंग एन आर्बिट्रल अवार्ड हैड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बोथ द कंट्री ऑफ द ओरिजिन एंड द कंट्री ऑफ एनफोर्समेंट। सिग्नेटरीज यहाँ पर एक और की एस्पेक्ट है। इनिशियली अडोप्टेड बाय अ स्मॉलर नंबर ऑफ कंट्रीज, इट एस्टैब्लिश द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेशनल एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। फोर्थ है यहाँ पर लेगेसी का। द की एस्पेक्ट लेगेसी में क्या आता है? द जेनीवा कन्वेंशन वाज लार्जली रिप्लेस्ड बाय द न्यूयॉर्क कन्वेंशन विच सिंप्लीफाइड एंड इम्प्रूव द एनफोर्समेंट प्रोसेस। ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे जो शॉर्ट नोट्स में आ गए थे, और भी कुछ हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, बट उससे पहले मैं आपको एक इसमें जितने भी हमारे केस लॉज हैं उनको ज़रूर मैं बता देता हूँ। केस लॉज यहाँ पर हैं केस लॉज रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया। पहला है फ्यूरेस्ट डे लॉसन लिमिटेड वर्सेस जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 2001 6 SCC 356। This case established that the enforcement of foreign arbitral awards is subject to limited grounds for the challenge under Section 48 of the Arbitration and Conciliation Act 1996. Second है SBP and Company versus Patel Engineering Limited 2005 8 SCC 618. इसमें the Supreme Court held that the appointment of an arbitrator by the Chief Justice under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 is a judicial function and not an administrative one. कंसिलिएशन के ऊपर कुछ केसेस हैं। हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2006 SCC 179. The Supreme Court emphasized the importance of the conciliation process and stated that conciliation proceedings and their outcome should be respected and enforced as they have the same status as an arbitral award. Second case है यहाँ पर सलीम Advocate Bar Association versus Union of India 2003. The Supreme Court recommended that the use of conciliation as a method for dispute resolution and highlighted its benefits in reducing litigation and fostering amicable settlements. फिर alternate dispute resolution से related case laws हैं यहाँ पर Afcons Infrastructure Limited versus Cherian Workey Construction Company Private Limited 2010 8 SCC 24. The Supreme Court provided a guidelines on the referral of cases to ADR mechanism under Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908 and clarified the types of disputes that are suitable to ADR. Second case law है M.R. Krishnamurthy versus New India Assurance Company Limited 2019. This case highlighted the importance of Lok Adalats in providing speedy and cost-effective justice and reaffirmed that awards passed by Lok Adalats are binding, enforceable as degrees of the court. यहाँ पे आर्बिट्रेटर और रेफरी के एक समरी हम देख सकते हैं। आर्बिट्रेटर कौन होता है? अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी अपॉइंटेड टू मेक अ बाइंडिंग डिसीजन इन आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस। और रेफरी कौन होता है? एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक इश्यूज असिस्टिंग द कोर्ट इन मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। ये होता है रेफरी। ये कोर्ट ही इनको अपॉइंट करता है और ये कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं अपॉइंटमेंट के बाद ऑन स्पेसिफिक इश्यूज जो असिस्ट करती हैं कोर्ट्स को ही मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। की केस लॉज यहाँ पे सेवरल लैंडमार्क जजमेंट्स हैव शेप्ड द प्रैक्टिस ऑफ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड alternate dispute in India, dispute resolution in India, emphasizing their importance, procedures and enforceability. ये कुछ की केस लॉस थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपके ज़्यादा कोई एज सच इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते नहीं हैं। बाकी छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ अपनी फ्री नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के। आप वहाँ से जाके उनको पढ़ सकते हो। अगर कोई और टॉपिक अगर इसी सब्जेक्ट में रह गया हो आप उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि
मेरे को इस चैनल पे कोई यहाँ पे प्रॉफिट्स या फिर कोई फाइनेंशियल मोटिव्स से कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो इन वीडियोस से। आशा करता हूँ आपके सारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए हों और ये वाला एग्ज़ाम भी अच्छा ही जाए और किसी की बैक तो बिल्कुल भी ना आए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेमेस्टर में। तब तक के लिए मैं कनिष्क वर्धन विदा लेता हूँ आपसे, और ऑल द बेस्ट आपके आखिरी एग्ज़ाम और आने वाला एक और आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसके लिए भी, और आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए भी। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये आपकी इच्छा है, बाकी मैं किसी चीज़ के लिए आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता, और ना मुझे किसी तरीके का कोई डोनेशन या किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प आपसे ज़बरदस्ती लेने का कोई भी मन है। आप इतना कर दोगे मेरे लिए वही बहुत रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।